उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारत की विभिन्न आर्थिक प्रणालियों को समझने में, इस बात को सीखने में कि किस प्रकार आजादी के बाद भारत के राजनेताओं ने देश में अर्थव्यवस्था की मिश्रित व्यवस्था को चुना। इस बात को समझने में कि किस प्रकार भारत की स्थितियों के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कार्य की प्राथमिकताओं को एक दूसरे से पृथक किया गया। इस बात को समझने में कि किस प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में हरित क्रांति की अवधारणा को साकार रूप दिया गया। इस बात को समझने में कि किस प्रकार हरित माध्यम द्वारा फसलों के पैदावार को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई। पंचवर्षीय योजनाओं की आरंभिक अवधि में इस बात को समझने में कि किस प्रकार खेती के द्वारा जीडीपी का विकास दर में योगदान संभव हो पाया। इस बात को सीखने में कि किस प्रकार भारी धातु उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं की आरंभिक अवधि में वरीयता दी गई। ये प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण से जुड़ा था। इस बात को समझने में कि किस प्रकार योजना अवधि में प्रभावी दिशा निर्देश तथा सरकारी समीक्षा के तहत भू सुधार के लिए कदम उठाए गए। इस बात को सीखने में कि किस प्रकार विभिन्न औद्योगिक नीतिगत प्रस्तावों की सहायता से घरेलू कंपनियों के हितों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कड़ी मार से बचाया गया। इस बात को समझने में कि 1991 के दशक के दौरान भारत में नई आर्थिक नीति के उदय के पीछे क्या उद्देश्य तथा कारण थे। आर्थिक प्रणालियां तथा नियोजन। विविध आर्थिक प्रणालियां। किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अल्प संसाधनों का वितरण विभिन्न आर्थिक प्रणालियों को तय करता है। मुख्यतः बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक कारकों के अत्यंत प्रतिस्पर्धापूर्ण हो जाने के कारण निर्धन लोगों की सामाजिक तथा मानवीय आवश्यकताओं की अनदेखी हो जाती है। साथ ही निर्देशित अर्थव्यवस्था में संसाधनों के साधन की स्वामी सरकार पूर्ति तथा मांग चक्र को उनके स्वाभाविक रूप में बनाए रखने में नाकाम हो जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय मॉडल। किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार निर्धनों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक जरूरतों को शमित करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर निजी स्वामित्व तथा आर्थिक विकास हेतु नवोन्मेष को उसी गति से प्रोत्साहित करने पर विचार किया जाता है। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े निजी क्षेत्र के साथ सह अस्तित्व ने अर्थव्यवस्था को ये मिश्रित रूप प्रदान किया है। भारतीय सरकार द्वारा निर्मित 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीतियों ने ऐसे सह अस्तित्व का प्रावधान तैयार किया है। कुछ आधारभूत तथा भारी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात निजी क्षेत्र की संभावना एवं विकास के दायरे का विस्तार हुआ है। समय की जरूरत। योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रारंभिक रूप से इसका निर्माण योजनाओं की दिशा तय करने, बजट द्वारा संस्थानों के आवंटन को प्रभावित करने तथा समय समय पर सभी राज्यों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए एक मानक ढांचे के आधार पर उनके प्रदर्शनों की निगरानी के लिए किया गया था। संक्षेप में, ये एक विचार मंच तथा केंद्रीय मंत्रालयों तथा भारत के विभिन्न राज्यों के बीच नियोजन संबंधी संसाधनों के न्यायपूर्ण आवंटन का कार्य कर रहा था। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। विकास की कहानी। प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी, चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय विकास को आरंभ तथा गति प्रदान करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार
इसने कृषि उत्पादन को अधिक सहयोग प्रदान करने के साथ साथ देश में औद्योगीकरण अभियान की भी शुरुआत की। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेष प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें एक उभरते हुए कल्याणकारी राष्ट्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ बढ़ते हुए निजी क्षेत्र की भी महती भूमिका थी। सभी योजनाओं में आर्थिक प्रगति को सर्वाधिक अहम प्राथमिकता प्राप्त हुई है। निम्न प्रति व्यक्ति आय तथा इसके परिणाम स्वरूप बचत तथा पूंजी निर्माण की कमजोर दर के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। ये लक्ष्य विशेषतः ब्रिटेन शासन के 200 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास की गति पूर्णतः अवरुद्ध होने के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः उचित था। मुख्य क्षेत्र थे कृषि, उद्योग, ऊर्जा तथा परिवहन। तीव्र आर्थिक विकास के द्वारा देश ने राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा। इस प्रकार निर्धनता से मुक्ति की सोची गई तथा जीवन स्तर को विकसित करने की बात पर भी विचार किया गया। आधुनिकीकरण तथा आत्मनिर्भरता। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 5वीं योजना में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। निर्यात वृद्धि पर बल देते हुए इस योजना में आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में आयात विकल्प उद्योग को स्थापित करने पर जोर दिया गया। संसाधनों का समान वितरण। भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में असमानता की गहरी खाइयां पहले से ही मौजूद थीं। इस प्रकार भारतीय योजनाओं में इन असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखा गया ताकि आर्थिक विकास का लाभ गरीबों तक पहुंच सके। पहली बार उसी योजना में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को स्पष्ट उद्गार मिला। कृषि क्षेत्र में विकास। कृषि क्षेत्र में विकास की संभावनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से मुक्त देश में व्याप्त असंतुलन को दूर करना था। इस संदर्भ में पूर्व की कुछ योजनाओं में सिंचाई तथा कई नदियों पर बांध निर्माण जैसी कुछ दीर्घकालिक योजनाओं को लिया गया। प्रथम योजना में 1960 करोड़ रुपए की आंकलित राशि का निवेश किया गया, जिसमें से 630 करोड़ अर्थात लगभग 31% का आवंटन कृषि के लिए किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अगले दशक के दौरान 5% की धारणीय वृद्धि हेतु आवश्यक दशा के निर्माण के लिए 2 मुख्य लक्ष्य तय किए गए। ग्रामीण आबादी के यथासंभव भाग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना तथा इसके लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करना। भूमि सुधार। कृषि आधारित रैयतों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उपायों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैकेज को भूमि सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसमें खेतीहर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए भूस्वामित्व के पुनः वितरण, मालगुजारी को नियंत्रित कर इसे युक्ति सम्मत बनाने, जोत के आकार में सुधार करने, परंपरागत कृषि में हस्तांतरण के लिए काश्तकारी की अवधि संबंधी सुरक्षा प्रदान करने तथा किसानों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात शामिल की गई। भूमि सीमा संबंधी उपाय। प्राथमिक रूप से खेती की जमीन के स्वामित्व पर सीमा आरोपित करने का लक्ष्य भूमिहीनों की भूमि संबंधी जरूरतों की पूर्ति करना। द्वितीय, भूस्वामित्व के मामले में स्पष्ट असमानताओं को कम करना ताकि ये सरकारी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के विकास में भूमिका निभा सके। तथा तृतीय,
उपकाष्ठकारी तथा रैयत के रूप में खेती से भिन्न स्वयं की स्वामित्व की भूमि में स्वरोजगार में वृद्धि करना था। भारत में हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? 1965 के बाद अधिक पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल तथा अधिक मात्रा में उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग सामूहिक रूप से हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा समग्र रूप से कृषि व्यवस्था में सुधार करने में योगदान दिया। कभी भारत में अनिवार्य माने जाने वाले अकाल तथा सूखे हरित क्रांति की फसलों के आरंभ के बाद कभी नहीं लौटे। ये शब्द भारत की दशा के उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, किंतु समय समय पर यह देश में सर्वाधिक सफल रहा है। खाद्यान्नों में अतिरिक्त विपणन सुनिश्चित करना। हम जानते हैं कि खेती की जमीन में सतत विस्तार के साथ हरित क्रांति जारी रही। उसी प्रकार 2 फसलें लगाना इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता रही थी। वृहद स्तर पर सिंचाई की सहायता से बड़े तथा छोटे जोत वाले खेतों में 2 फसल चक्र ले पाना संभव हो पाया। बड़ी मात्रा में मॉनसून के प्राकृतिक जल को रोक रखने के लिए बांध बनाए गए, जो पहले बर्बाद हो जाते थे। सिंचाई की सरल तकनीकें अपनाई गईं। इससे थोड़ी ही अवधि में विपणन योग्य तथा विपणन किए गए खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध हो गई। कृषि उत्पाद की ये मात्रा, जिसे किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है, अतिरिक्त विपणन उत्पाद कहा जाता है। बाजार में फसल की अच्छी खासी मात्रा बेचने के परिणाम स्वरूप खपत की अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्न के दाम अपेक्षाकृत कम हो गए। भारत में हरित क्रांति में प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप। ये बात स्पष्ट है कि नई कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास ने हरित क्रांति को सहारा दिया। जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों के उदय के साथ ही कृषि में जलवायु परिवर्तन तथा अन्य ऐसी चुनौतियों से निपटना संभव हो पाया है, जो परंपरागत विधि में नहीं किया जा सकता था। उद्योग तथा व्यापार। विभिन्न योजना अवधियों में औद्योगिक विकास। भारत में वास्तविक प्रगति तथा औद्योगिक विकास पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में ही आरंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना FYP 1951 से 1956 के दौरान तत्कालीन उद्योगों तथा सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि को महत्व दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान प्राथमिकता भारी धातु उद्योगों तथा उर्वरक उत्पादन इकाइयों को दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के दौरान महत्व भारी धातु, अभियांत्रिकी, जीवाश्म ईंधन, उर्वरकों, यांत्रिक औजारों तथा अन्य चीजों को प्रदान किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि 1970 से 1975 में कृषि आधारित उद्योगों, रासायनिक उद्योगों, विशेष प्रकार के मिश्र धातु इस्पात, अन्य मशीनी औजारों तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि 1975 से 1980 में इस्पात उद्योगों, रसायन तथा औषधि निर्माण पर बल दिया गया। छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 1990 में रेल के डिब्बों, ऑटोमोबाइल, बिजली के उपकरण, सीमेंट एवं रसायन को प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सहायता सुविधाओं की स्थापना की गई। सेवा क्षेत्रक, बैंकिंग तथा बीमा। ये महसूस करना जरूरी है कि औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रकों में विद्यमान अड़चनों तथा सेवा क्षेत्रक में भारत की सहज खूबियों के कारण
अर्थव्यवस्था की प्रगति में सेवा क्षेत्र का विशेष योगदान रहा। जहां अन्य दो क्षेत्रकों में विद्यमान अड़चनों को दूर किया जाना आवश्यक है तथा इस दिशा में प्रयास भी जारी हैं, लेकिन खरगोश के सो जाने तथा कछुए के जीतने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रकों के योगदान। औद्योगिक नीति प्रस्ताव आईपीआर। 1956 की आईपीआर नीति लंबे समय तक आधारभूत आर्थिक नीति का अंग रही। इसने 3 वर्ग स्थापित किए, जिसमें राज्य के प्रति विशेष रूप से उत्तरदायी उद्योग, भविष्य के निजी उपक्रम वाले, तरक्की पसंद व्यापार नीति तथा आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण क्या है? आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण का सामान्य आशय ऐसी नीति से होता है जो वस्तुओं के आयात की आवश्यकता को समाप्त कर घरेलू बाजार में उत्पादन को बढ़ावा देती है। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों को अंजाम देना होता है। आयात प्रतिस्थापन नीति को साकार रूप देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुओं से सीमा शुल्क, कोटा, विनिमय नियंत्रण संबंधी बाधाओं, विनिमय दर संबंधी नीतियों तथा आर्थिक एवं ऋण या उधार संबंधी नीतियों की सहायता से अलग करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, भारत में कच्चे तेल तथा नेफ्था पर सीमा शुल्क नगण्य है, जबकि अधिकांश कृत्रिम रेशों पर 300% तक सीमा शुल्क है। इन उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त आधारभूत मध्यवर्ती वस्तुओं पर 100 से 200% सीमा शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा कृत्रिम रेशों के आयात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब तक पेट्रो रासायनिक मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर रोक थी, तथापि भारत की हालिया नीतियों के अंतर्गत कुछ मामलों में इन प्रतिबंधों में कुछ छूट दी गई है। भारत में लाइसेंस राज। इसका संबंध 1947 से 1990 के बीच की अवधि से है। तब अर्थव्यवस्था का नियोजन केंद्रीय स्तर पर ही होता था। स्पष्ट रूप से किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्ति हेतु तब 80 एजेंसियों से स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। इस अवधि में विनियमन की कड़ी व्यवस्था थी तथा उत्पादन और इसके विभिन्न रूपों पर सरकारी नियंत्रण होता था। 1991 में नई आर्थिक नीति का उदय। नई आर्थिक नीति का जोर अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण का निर्माण करने पर था, जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके तथा पूरी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ऐसा कंपनियों के प्रवेश पर प्रतिबंधों को हटाकर तथा कंपनियों के विकास की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर किया जा सकता था। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के बीच से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, जहां सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम एक साथ वर्गीकृत किए गए। पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हमने 2 प्रकार का नियोजन देखा: आधारभूत नियोजन तथा दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य से बनी योजना। बीजों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के माध्यम से देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की सहायता से देश को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। भारी धातु उद्योग, खनन में सहायक अभियांत्रिकी उद्योग तथा रासायनिक उत्पादों ने योजना अवधि में देश के औद्योगिक क्षेत्र के परिदृश्य को बदल कर रख दिया। भू सुधारों तथा जोत की सीमाएं तय कर सरकार ने छोटे जोत वाले किसानों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। विभिन्न औद्योगिक नीतिगत प्रस्तावों के माध्यम से सरकारों ने देश के भीतर उभर रहे घरेलू उत्पादकों के अनुसार
देश की आयात तथा निर्यात नीतियों की समीक्षा की।